आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। देखें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कई इफेक्ट आती हैं, जिसमें से एक इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग इस लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और उसके टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहां पे देखें, इंडक्टिव इफेक्ट को पहले समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें इंडक्शन होता है। किसका? इंडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज का इंडक्शन होता है। और दूसरी चीज यहां पे हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इंडक्शन ऑफ ए चार्ज over a non-polar chain due to a group that attached to कार्बन। क्या है डिफिनेशन? यहां पे देखिए, इंडक्शन ऑफ ए चार्ज ओवर ए नॉन पोलर चेन ड्यू टू आयन ए ग्रुप दैट अटैच टू कार्बन। अब इसका मतलब यह है कि हम लोग एक ऐसी कोई चेन देंगे जो नॉन पोलर हो। नॉन पोलर मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। उस चेन में हम लोग कोई एक ऐसा ग्रुप लगा देंगे जिसकी वजह से उस चेन में चार्ज का इंडक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक कार्बन की चेन ले लिए यहाँ पे हम लोगों ने, और इससे एक कोई ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? एक कोई ग्रुप लगा दिया। अब देखें, जो ये चेन अगर मैं यहाँ इसको हटा दूं तो इस जो कार्बन के 4 कार्बन की चेन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन इस ग्रुप के लगने की वजह से अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से कोई चार्ज अगर क्रिएट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्ट। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा, वो हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कैसा है। इस ग्रुप की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, उस बिहाफ पे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप में। एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? अब कार्बन पे जो ये ग्रुप लगा है, इस ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये कार्बन है। अब इस कार्बन से लगा है हमारे पास एक नाइट्रोजन, और एक बार इस कार्बन से लगा है सिलिकॉन, ठीक है ना। अब कार्बन से लगा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन और कार्बन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखते हैं। तो कार्बन जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। यानी इसकी अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन कार्बन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड के, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बात क्लियर हो? तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जो नाइट्रोजन है ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। अब यहां पे आते हैं, कार्बन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है। अब देखिए, सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, यानी कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कैसे? हम लोगों ने इतना जानते होंगे कि कार्बन के नीचे सिलिकॉन है ना, उसी फैमिली का है, और टॉप टू बॉटम आने पर किसी ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। क्या करती है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है ना। अब हम लोग इस पे देखें तो इसमें कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा, तो कार्बन पे निगेटिव यानी इस पे पॉजिटिव। तो इस ग्रुप की देखो, ये जो ग्रुप है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, यानी इसको शेयर कर रहा है। ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसी को थोड़ा अच्छे वर्ड में और हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहें, या कभी कभी कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखें, समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। जब कार्बन की से जो ग्रुप लगा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यानी देखें ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब कोई ग्रुप लगा होगा कार्बन से और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या दूसरे वर्ड में समझें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसे कहते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। अब यहां पे इस ग्रुप की वजह से अब कार्बन पे अगर मैं मान कर दूं कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी अब यहां पे हो क्या है? अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया। देखें, अब इससे पॉजिटिव आएगा, अगर यहां पे थोड़ा अलग करूं तो अब इस पे पॉजिटिव आ चुका है इस ग्रुप की वजह से, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ज्यादा। और इसके साथ ये वाला जो है ये कार्बन है, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये ग्रुप भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्बन भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने इस पे 2 डेल पॉजिटिव लगाया है। अब यहां पे क्या होगा? 3 मैंने इसलिए लगाया है, 2 इस कार्बन की वजह से, 1 इस ग्रुप की वजह से। क्लियर? अगर इस ग्रुप पे अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा? तो इसके ऊपर मैं निगेटिव चार्ज लगाता हूं, तो यहां पे क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव। होगा ना। अब यहां पे बात होती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैं समझा क्यों रहा था। देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझाने के लिए मैं इसलिए समझा था क्योंकि मैंने कहा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है? अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो शो करता है -I इफेक्ट, और जो +I इफेक्ट है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसीलिए वो शो करता है +I इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको बोलते हैं -I इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं -I इफेक्ट या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये 2 टाइप के इफेक्ट हो गए, और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए, पहली बात हुई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का या सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। इसमें सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग, इसकी शिफ्टिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है ना। अब यहां पे अगर होगा, इसमें इस पाई बॉन्ड के लिए नहीं होगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इसकी शिफ्टिंग होगी, इसकी नहीं होगी। क्लियर है। दूसरी बात ये है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट, अब कोई भी चीज अगर परमानेंट होती है तो वो कभी फायदा भी करेगी और कभी नुकसान भी करेगी। अगर कोई चीज टेम्परेरी होती है, कोई टेम्परेरी रखते हैं, जैसे ही हम लोग उसको तब इसलिए रखते हैं कि वो टेम्परेरी अगर है, जब तक फायदा हमारा है तब तक रखते हैं, और जैसे ही हमारा फायदा खत्म होता है उसको हम लोग हटा के कोई दूसरा लग के आते हैं। लेकिन जो परमानेंट होगा वो कभी हमारा फायदा उससे करेगा, कभी नुकसान भी। तो इसी तरीके से जब ये परमानेंट इफेक्ट है तो इट इज परमानेंट इफेक्ट, सो इट फेवर OR
अपोज इन ए रिएक्शन। तो ये कभी फेवर भी करेगा, कभी अपोज भी करेगा, कोई, ठीक है ना। दूसरी तीसरी चीज, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडिंग का मतलब क्या है? ये जो आई इफेक्ट है यानी इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये हमेशा डिस्टेंस जैसे से बढ़ेगी वैसे वैसे इस इफेक्ट का जो वैल्यू होगी वो कम होगी। अब यहां पर डिस्टेंस डिपेंडिंग के बारे में एक बात आप लोग हमेशा नोट करके रखिए, ये सिर्फ वर्क करता है ओनली 5 कार्बन। ये सिर्फ काम करता है 5 कार्बन का। 5 कार्बन के ऊपर यानी किसी चेन में अगर मान लीजिए यहां पे ये वाली चेन है, एक एग्जांपल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे कोई ग्रुप लगा है, इस पे पांचों पे काम करेगा, लेकिन इस पे जो इंडक्टिव इफेक्ट का कोई यानी कि उस ग्रुप का जो ग्रुप होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इस ग्रुप का इस कार्बन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाता है। और ये बात, ये रिलेशन सबसे ज्यादा यूजफुल होगा हम लोग जब उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो ये, क्योंकि इसके बिहाफ पे हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो बेसिसिटी होती है, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से इसको चेक करते हैं। और जब इसको चेक करेंगे तो हम लोग डिस्टेंस के साथ साथ जितना ज्यादा डिस्टेंस जिसके पास होगी उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा, और उसके लिहाज से हम लोग उसके हिसाब से हम लोग उसका एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करेंगे। ये बात हो गई। एक और बात है कि ये सिर्फ जो ये एप्लीकेबल है ना, ये एप्लीकेबल यानी एंड अनसैचुरेटेड, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ, अगर मैंने कह दिया कि ये सिर्फ सिग्मा क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड पे ही पाया जाएगा। ये दो ही एप्लीकेबल किस पे होता है? सैचुरेटेड पे और अनसैचुरेटेड पे। सैचुरेटेड मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर है? ये हो गई इतनी सारी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात। इसको नोट कर लें, हम लोग इसके एप्लीकेशन को कल पढ़ेंगे और उसको हम लोग फिर से समझने की कोशिश करेंगे। उस दिन हम लोग पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन में उसकी स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिहाफ पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे हम लोग 3 एप्लीकेशन को पढ़ते हैं जो आगे हम लोगों को यूज करना होगा। कि इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक प्लस आई इंडक्टिव यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। अब दोनों इंडक्टिव इफेक्ट का कौन कौन से ग्रुप इन दोनों इफेक्टिव ग्रुप में आते हैं इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो पहले एक बात थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। मैंने कहा था कार्बन से एक नाइट्रोजन ग्रुप लगा दो, एक कार्बन से सिलिकॉन ग्रुप लगा दो। अब देखें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को, इस वाले जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। और ये हमारे पास है, देखें अब ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कार्बन की ज़्यादा है और इस पे हल्का सा डेल पॉजिटिव आएगा। जब डेल पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा, ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन दोनों ग्रुप के बिहाफ पे हम लोग जो ग्रुप होता है हमारे पास ये 2 टाइप का होता है, एक होता है माइनस आई ग्रुप, एक होता है प्लस आई ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम लोग प्लस आई ग्रुप में रखते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को हम लोग माइनस आई ग्रुप में रखते हैं।
ठीक है ना। अब देखें इसको समझने के लिए, यानी जो ग्रुप हम लोग कार्बन को नहीं देखेंगे, कार्बन के अलावा जो ग्रुप लगा हुआ है इस ग्रुप को देखें तो इस पे माइनस चार्ज आ रहा है ना, तो इसके क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप में आएगा। इस पे देखें प्लस ग्रुप आ रहा है, इसको हम लोग प्लस आई ग्रुप में रखेंगे। क्लियर है। अब देखें इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा जो माइनस आई पावर होती है वो NR3 की सबसे ज़्यादा होती है। यानी हम लोग एमीन से हम लोग जो होता है वहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल ग्रुप लगाते हैं। उसके बाद NO2 निगेटिव, उसके बाद CN, उसके बाद हमारा एल्डिहाइड, फिर उसके बाद या हम लोग कहें कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, उसके बाद ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड, फेनिल और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखें O निगेटिव, COO निगेटिव, उसके बाद यहाँ पे टर्शरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल और यहाँ पे प्राइमरी यानी 1 डिग्री। उसके बाद ये मिथाइल हमारा और ये हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, तो हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दो टाइप के ग्रुप थे। अब यहाँ पे हम लोग इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। इसके एप्लीकेशन में हम लोग 3 चीज़ें क्लियर करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। दूसरी हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं और तीसरा होता है बेसिक स्ट्रेंथ को। इन 3 चीज़ों को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी को। देखें स्टेबिलिटी के लिए हम लोग एक चीज़ सीधे से लगाएं, स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 कार्बन का एक कंपाउंड लें, CH3 दूसरा हमारे पास है CH2 निगेटिव। अब यहाँ पे देखें, अगर मुझको इन दोनों की स्टेबिलिटी को चेक करना हो कि इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो मैं सिंपल सा लॉजिक लगाऊंगा। देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी ये कंपाउंड पोलर है, तो ये कंपाउंड कैसा है, नॉन पोलर है। हमेशा याद रखें नॉन पोलर कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन पोलर। इतनी बात क्लियर है। यानी जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू पोलर के। अब यहाँ पे आते हैं स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जिस कंपाउंड का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा कम होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें हम लोग, एक मैं समझाने के लिए आपको माइनस आई ग्रुप और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 निगेटिव। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ प्लस आई ग्रुप और यहाँ पर CH2 निगेटिव और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। अब मान लीजिए कि हमारा एक CH2 निगेटिव है, यानी कोई ग्रुप है जिस पे निगेटिव चार्ज है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और उसको हम लोग माइनस आई ग्रुप या प्लस आई ग्रुप से हम लोग अटैच किए हैं। अब हमको स्टेबिलिटी चेक कर रही है। स्टेबिलिटी के लिए हमको एक बात बस जाननी है, याद रखनी है कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है। किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास ये माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, देखें माइनस आई ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, यहां से भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। क्लियर है। अब यहां पे देखें, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज था तो इस ग्रुप ने क्या किया, इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी माइनस चार्ज को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो इस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कुछ ना कुछ कम किया,
यही मतलब है ना। इसने जब इसके चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ तो इसके ऊपर से चार्ज कुछ ना कुछ कम हुआ। जब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखें, इसके साथ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस पे प्लस चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और बढ़ेगा, यानी चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब चार्ज बढ़ेगा मैग्नीट्यूड और स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी इन्वर्सली है तो ये घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी निगेटिव कंपाउंड के साथ, यानी निगेटिव चार्ज कंपाउंड के साथ -I ग्रुप लगा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और अगर प्लस ग्रुप के साथ, यानी प्लस चार्ज वाले ग्रुप के साथ -I ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा ही यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास ये निगेटिव है, +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। अब होता क्या है कि इसके ऊपर माइनस चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। ये वाला ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन पंपिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को इसको दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इसको और मिलेगा तो इसके ऊपर चार्ज, निगेटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, यानी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज जो यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पाएगा तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, यानी प्लस चार्ज कम होगा। जब प्लस चार्ज कम होगा तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इससे हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखें, अगर किसी भी ग्रुप के साथ +I ग्रुप लगा है तो उसकी स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को देखें तो अगर जो +I ग्रुप से लगा हुआ है, अगर उस कंपाउंड पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटाएगा, और अगर प्लस के साथ है तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि देखिए क्या लिख सकता हूं मैं भाई, लाइक फेवर लाइक। इसका मतलब क्या है, जो जैसा है वैसे को फेवर कर रहा है, यानी माइनस है, -I माइनस वाले को फेवर कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। प्लस वाला है, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि लाइक फेवर लाइक। इसको नोट करें, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं ताकि आपको बात और अच्छे से क्लियर हो। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3H पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव। हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि चारों में प्लस चार्ज है, यानी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब इस कार्बन से कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप, यानी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मेथाइल ग्रुप किस में आता है, मेथाइल ग्रुप हमारा आता है +I ग्रुप, और +I ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, हम देखें, ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ पंप करेगा, ये भी इसकी तरफ करेगा, ये भी इसकी तरफ करेगा। एज सच यहाँ भी होगा, एज सच यहाँ भी होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, यानी हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन मैंने कहा कि दोनों में है तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास प्लस वाले के साथ अगर +I ग्रुप लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखें, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, 3 +I ग्रुप मिलके इसको इलेक्ट्रॉन इसको पंप कर रहे हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा उतना ज़्यादा प्लस चार्ज उसका कम होगा, क्योंकि प्लस चार्ज इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर ये तीनों ग्रुप मिलके इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसका प्लस चार्ज उतनी तेज़ी से न्यूट्रलाइज होगा। जितनी तेज़ी से प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। यहाँ पे 2 ग्रुप है, यहाँ पे 1 ग्रुप है, जो जितनी जल्दी से न्यूट्रलाइज होगा वो उतना अच्छा स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव,
CH3 CH3 निगेटिव और CH3 निगेटिव। यहाँ भी हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। चलिए देखें, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास ग्रुप CH3 ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये प्लस I ग्रुप है। प्लस I ग्रुप माइनस वाले की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। कैसे डिक्रीज करेंगे, देखें, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ पंप करेगा, इस पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है और ये तीनों ग्रुप मिलके इसको इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को पंप कर रहे हैं, इस कार्बन की तरफ दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज इंक्रीज करेगा। जब माइनस चार्ज इंक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगा। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है ना। यहाँ पे दो ग्रुप हैं देखें और यहाँ पर एक ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी अदर चार्ज कहीं से नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक साइड से आ रहा है, यहाँ पर दो साइड से, यहाँ पर तीन साइड से, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखें, CCl3 CCl2 CClH और ये CH3। देखें एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें CH3 ग्रुप है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हमको अभी इससे नहीं मतलब कोई है, कार्बन के ऊपर हम लोग चेक कर रहे हैं निगेटिव चार्ज है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे देखें, यहाँ पर 3 क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर 2 क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई क्लोरीन ग्रुप नहीं। डिफरेंस बेसिकली ये है, डिफरेंस को ही पहचानना है। डिफरेंस पहचानना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास ये तीनों ग्रुप, 4 ग्रुप हमारे पास हैं, इसमें 3 ग्रुप के पास क्लोरीन ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ये सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि जो Cl ग्रुप है यानी हाइड्रोजन है वो -I ग्रुप में आता है और -I ग्रुप माइनस वाले की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। -I ग्रुप इंक्रीज माइनस कंपाउंड स्टेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पे देखें, जितने ज़्यादा -I ग्रुप होंगे उतनी तेज़ी से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब क्या करेगा, इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। क्लियर है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको आप लोग करिएगा। इसकी स्टेबिलिटी निकालिए, CH2F CH2Cl CH2F CHF2 CF3 सब पे माइनस चार्ज है। करिएगा, सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी ना, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है, देखें सबसे पहले कॉमन चीज़ देखें, यहाँ पर 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखें 1 क्लोरीन है, सबसे पहले इन दोनों में आते हैं, क्योंकि ये चारों ग्रुप जो है, जो फ्लोरीन क्लोरीन जो भी ग्रुप है सब के सब -I ग्रुप हैं, तो स्टेबिलिटी तो बढ़ाएंगे, ये तो डन है। अब यहाँ पे देखें, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में कौन है, अब इन दोनों में देखें क्लोरीन और फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, और फ्लोरीन पूरे पीरियड टेबल में सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट उतनी तेजी से करेगा, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज घटेगा और निगेटिव चार्ज घटेगा, तो ये इसके बाद है। यानी अगर मैं इसका नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 1 और सबसे लास्ट में 2। ये हमारा ऑर्डर हुआ। क्लियर है, इसको नोट कर लें, उसके बाद हम लोग उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। चले एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम लोग देखें कि कौन कंपाउंड सबसे ज़्यादा उसके पास या कि कौन से कंपाउंड के पास एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखें एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है H+ लूजिंग टेंडेंसी, यानी कौन सा कंपाउंड प्रोटॉन सबसे तेजी से लूज करता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए यानी एसिडिक कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अगर पी के फॉर्म में हो जाएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। बेसिकली आपको याद रखना है ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। क्लियर है ना। चले अब इन दोनों में हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं CF3COH, CHCF2COH, CH2FCOH और CH3COOH। हमको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। देखें सबसे पहले हम लोग डिफरेंस चेक करते हैं। कहाँ पे डिफरेंस है? COOH ग्रुप कॉमन है, कार्बन 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 कॉमन है। यहाँ पे देखें 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 2 फ्लोरीन, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं। यानी जो बेसिकली डिफरेंस है वो फ्लोरीन ग्रुप के नंबर पे है। अब फ्लोरीन ग्रुप चेक करते हैं क्या है। बेसिकली ये हाइड्रोजन में आता है। हाइड्रोजन माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। क्लियर है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे देखें तो जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, तो इस बिहाफ पे इसका ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। एक एग्जाम्पल है उसको करते हैं। OH, HOH, ROH। हमको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे? देखिए कॉमन OH ग्रुप सेम है, यानी फिनाल है, वाटर है, एल्कोहल है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे H है, यहाँ पे ये फिनालिक ग्रुप है और ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। अब देखें इन दोनों में पहले चेक करें। फिनाल हमारे पास क्या है? हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें फिनालिक ग्रुप हमारा माइनस आई ग्रुप में है, जबकि हाइड्रोजन कॉमन है। आर ग्रुप हमारा पास किसमें है? एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप हमारा है प्लस आई ग्रुप में। और प्लस आई क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इस हिसाब से ऑर्डर हमारा ये होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब हम लोग इसको नोट करें। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। चलें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं क्या है बेसिक स्ट्रेंथ में। बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग इसको समझें, यानी किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड हो, वो कितनी तेज़ी से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस कहलाता है। और जितनी तेज़ी से बेस को प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना अच्छा बेस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें बेसिक स्ट्रेंथ में, तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb यानी बेस कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, Pkb। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, जस्ट अपोजिट एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको हमेशा ये बातें याद रखनी है किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखें एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। NH3, NH2R, NHR2 और NR3। है ना। हमको इस कंपाउंड के हमको बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। देखें बेसिक स्ट्रेंथ में देखें हमारे पास ये जो R ग्रुप है वो क्या है? R ग्रुप हमारा वो प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जब बेसिक स्ट्रेंथ यानी प्लस आई ग्रुप जितना ज़्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे देखो प्लस आई ग्रुप 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, तो इस हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है गैसियस फेज में। गैस फेज किस फेज में? सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज में।
एक्वस फेज में ये वैलिड नहीं है, इसका आर्डर चेंज हो जाता है। उसके आर्डर के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक कर देता हूँ ताकि आपको बातें याद रहे। जैसे मान लीजिए कि अगर R इज टू हो CH3, क्या हो, R की यहाँ पे CH3 ग्रुप हो तो इसका आर्डर क्या होगा, 213N। अभी बताते हैं, R इज टू हो C2H5 तो हो जाएगा 231N। R इज टू हो CH3 का होल ट्वाइस CH निगेटिव, तब क्या हो जाएगा 1N23। R इज टू हो CH3 का होल थ्राइस C निगेटिव तो हो जाएगा N123। ये हमारे पास आर्डर है, किसमें, ये आर्डर है एक्वस फेज में। किस फेज में, एक्वस फेज में। अब ऐसा आर्डर होता क्या है, देखिए यहां पे मतलब क्या है, सेकंड मतलब कि सेकेंडरी, कौन सा, सेकेंडरी एमीन यानी NHR2, 1 यानी प्राइमरी, ठीक है ना, N मीन्स यानी NH3, ठीक है ना, और यहाँ पे 3 यानी टर्शरी। ऐसे ही ये आर्डर आपको याद करना चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रेशन का फॉर्मेशन करता है वाटर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से उसका आर्डर जो होता है वो डिसबैलेंस होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में मेंशन ना हो कि हमको एक मान लीजिए कि हमको फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दिया हो और कहा जाए कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, तो हम कौन सा फेज मानेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में फेज मेंशन ना हो, फेज मेंशन ना हो, तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक्वस फेज मान के चलेंगे। जनरली फेज मेंशन होता है, अगर फेज बाय द वे मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, एक्वस फेज को प्रीफर करेंगे, यानी ये वाला जो आर्डर होगा वो हम लोग प्रीफर करेंगे। यहां पे देख लें फिर से एक बार, जो सेकंड है यानी सेकेंडरी, 1 यानी प्राइमरी, टर्शरी और ये NH3, ये हमारा आर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। ये इतना क्वेश्चन टॉपिक था इंडक्टिव इफेक्ट में, और ये इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। CBSE बोर्ड के पेपर में एमीन वाले में भी ये टॉपिक मिल जाती है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ का एमीन में आर्डर मिल जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो उसका क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में ये वेरी शॉर्ट में बोर्ड में पूछ देते हैं, या एंट्रेंस में तो यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें। अगर जो भी दोस्त क्लास 12th में या उसके आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।